गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। अमित शाह ने कहा कि सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि कश्मीर में प्रशासनिक पदों पर खास वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है। कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि विपक्ष को हर बात पर हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर दे। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूँ ओवैसी जी। कांग्रेस ने सरकार से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 17 महीनों का हिसाब मांगा। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शांति होगी, पर पिछले 17 महीनों में जो हुआ है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17 महीनों का हिसाब मांगने वाले 70 साल का हिसाब दें। 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को गुमराह करने वाला और देश को डुबाने वाला बताया। Probably is becoming the doomsday man for India. Opposition आज doomsday man के नेतृत्व में I won't discuss बजट करने वाले ऑपोजिशन लीडर क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है। राहुल गांधी ने संसद में हम दो हमारे दो कहकर वार किया था। वित्त मंत्री ने रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा का जिक्र करके जवाब दिया। इधर हाथ करके बोल सकते थे हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कांग्रेस से कृषि कानूनों पर यू टर्न की वजह पूछी। ये भी पूछा कि उसने राज्यों में वोट लेने के बाद कर्ज माफी क्यों नहीं की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को डूम्सडे मैन फॉर नेशन यानी देश को डुबाने वाला व्यक्ति कहे जाने पर कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। वहीं राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान में दूसरे दिन अजमेर में ट्रैक्टर मार्च किया। राहुल ने फिर आरोप लगाया कि सरकार किसानों को दो उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। अगर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं, कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा। जब तक आपने ये कानून वापस नहीं लिया, हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि किसान तीनों कानून रद्द होने के बाद ही सरकार से कोई बात करेंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 को दिए गए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान विरोध व्यक्त करने का अधिकार देता है, लेकिन विरोध की अभिव्यक्ति कर्तव्यों के प्रति दायित्व के साथ मिलती है और स्वतंत्रता संग्राम से ऐसे विरोध प्रदर्शन की तुलना नहीं की जा सकती। स्वशासित लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और असंतोष का यह तरीका सही नहीं माना जा सकता। शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक रास्ते का अवरोध था। विरोध प्रदर्शन तय किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। 7 अक्टूबर 2020 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में हो रहे शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया था। लाल किला हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एसआईटी आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लाल किला लेकर पहुंची। एसआईटी ने 26 जनवरी की हिंसा का सीन रिक्रिएट किया। एसआईटी ने दोनों आरोपियों से लाल किले पहुंचने के रूट से लेकर वहां पर हुई हिंसा के बारे में सिलसिलेवार सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीप सिद्धू ने दावा किया कि वो भावुक होकर किसान आंदोलन से जुड़ गया था। एसआईटी ने इकबाल सिंह से भी लाल किला की हिंसा पर सवाल किए। 26 जनवरी को इकबाल सिंह ने लाल किला से 83 मिनट तक फेसबुक पर लाइव किया था।
टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले दिनेश त्रिवेदी ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि गाली और हिंसा बंगाल की संस्कृति नहीं है। ममता बनर्जी इसे ही बढ़ा रही हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। रोज आप हमको बोलो कि मोदी को गाली क्यों नहीं दी, अमित शाह को आपने गाली क्यों नहीं दी। जितनी बड़ी गाली उतने बड़े नंबर मिलेंगे आपको। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा, टीएमसी की करनी कथनी अलग है। नड्डा साहब की गाड़ी पर हमला हुआ, हिंसा, हमने उसकी निंदा की तो पार्टी ने मेरी निंदा की, तो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम। इस बीच ममता सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने दावा किया कि दिनेश त्रिवेदी जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। जैश-ए-मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया है कि आतंकियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के दफ्तर और घर की रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ने सरदार पटेल भवन समेत दिल्ली में कई महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। सूत्रों का कहना है कि जैश ऑपरेटर ने कई नाम, कोड और पाकिस्तान से उसके संपर्क में रहे हैंडलर समेत 10 लोगों के फोन नंबर भी दिए हैं। 6 फरवरी को शोपियां से गिरफ्तार आतंकी के खुलासे के बाद अजित डोवल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसए अजित डोवल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही आतंकी संगठन के निशाने पर हैं। दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच 30 दिन में चार्जशीट दाखिल करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने आज रिंकू के घर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। एफएसएल की टीम ने भी मौके से सैंपल इकट्ठा किए। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि रिंकू शर्मा के परिवार के लिए अब तक 50 लाख रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। जल्द ही परिवार को 1 करोड़ रुपए राहत के तौर पर सौंपे जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.